हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 6 उसको कवर अप कर लिया था। शेड्यूल 1 का पार्ट 1 क्लॉज 6 हमें प्रोविजन देता है दैट अ मेंबर इन प्रैक्टिस वो गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by any advertisement, circular, personal communication, interview, or by any other means. Thereafter, फिर उसकी दो एक्सेप्शन थी जो हमने पढ़ी। फर्स्ट एक्सेप्शन वाज दैट securing the work from another member in practice is permitted, and number 2, responding to tenders is permitted subject to guidelines. Thereafter फिर हमने सॉलिसिटेशंस की गाइडलाइंस को कवर अप किया था और उसके बाद वेबसाइट से रिलेटेड गाइडलाइंस हमने कवर अप की थी। तो क्लॉज, उसकी गाइडलाइंस, वो सब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लॉज 6 के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लॉज 6 के ऊपर स्टडी मटेरियल का है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग with reference to Chartered Accountant Act 1949 and schedules thereto. A partner of a firm of chartered accountant during a TV interview handed over a biodata of his firm to the chairperson. Such biodata detailed the standing with international firm and also his achievements and recognition as an expert in the field of taxation. Biodata was read out during the said interview. क्या इस बायोडाटा के थ्रू जब इंटरव्यू में इस बायोडाटा को रीड आउट किया गया होगा, क्या क्लाइंट को, प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं किया जा रहा? आप बता रही हैं आपकी एक इंटरनेशनल फर्म के साथ क्या रिलेशंस हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप अपनी रिकॉग्निशन एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन को कवर अप कर रहे हो। तो यदि हम क्लॉज 6 की गाइडलाइंस को देखें तो उसमें यह पब्लिक इंटरव्यू का एक पॉइंट था। देखिए, इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इन गाइडलाइंस को एक बार आपको दोबारा से कवर अप करा दूंगा, रिवीजन हो जाएगी इस बहाने। While giving any interview or otherwise furnishing details about themselves or their firms in public interview or to the press or at any forum allowed है, but ensure that it should not result in any publicity. तो your standing with international firm, आपकी expertness in the field of taxation, आपकी achievements, क्या ये पब्लिसिटी नहीं है? क्या ड्यू केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट सच इंटरव्यू और डिटेल्स अबाउट द मेंबर्स और द फर्म आर नॉट गिवन इन अ मैनर हाईलाइटिंग द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। वहां पर आप अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को बायोडाटा में लिख कर दे रही हैं। एनी डिटेल विच इज गिवन must, in addition to meeting the above requirement, be given only as a response to a specific question and should be of factual nature only. तो रिजल्ट, क्या इस केस में सॉलिसिटेशन की गाइडलाइंस का कंप्लायंस किया गया है? नहीं किया गया। रिजल्ट, क्या ये पार्टनर गिल्टी होगा? डेफिनेटली यस। द कंसर्न पार्टनर इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6 ऑफ Part 1 of Schedule 1 due to solicitation of client or professional work by mentioning the achievements, recognition as an expert, standing with the international firm in a public interview. Next question, again study material का है।
Mr. A newly qualified chartered accountant, started his practice and sought the clients through telephone calls from his family and friends, almost all of them employed in one or other retail trade business. One of his friends, Mr. X, gave him an idea to start online services and give स्टॉक सर्टिफिकेशंस टू ट्रेडर्स जिनकी कैश क्रेडिट लिमिट्स है इन बैंक्स में. मिस्टर ए स्टार्टेड अ वेबसाइट विद कलरफुल कैची डिजाइन्स, shared the website address on all his social media posts and stories, and tagged 30 traders of his local community with the caption easy online stock certification services. Besides, Mr. A entered in an agreement with a digital marketer to give him 5% commission on each service that is procured through him. Discuss, क्या मिस्टर ए के एक्शंस वैलिड हैं? बिल्कुल भी नहीं. फर्स्ट थिंग, देखो जरा एक एक करके देखते हैं. मिस्टर ए ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और सबसे पहले उसने क्लाइंट टेलीफोन कॉल्स के थ्रू फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्लॉज 6 की पहली ही लाइन क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर और पर्सनल कम्युनिकेशन. यहां पर आपने पर्सनल कम्युनिकेशन करके वायोलेशन कर दी. ओके, एक चीज. आगे बढ़ते हैं. फिर उसके फ्रेंड्स ने उसको एक आइडिया दिया ऑनलाइन सर्विस का. कोई इशू नहीं है. गिव स्टॉक सर्टिफिकेशंस टू ट्रेडर्स विद कैश क्रेडिट लिमिट इन बैंक. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन सर्विसेज दें. मिस्टर ए ने वेबसाइट बना ली. आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं. कलरफुल कैची डिजाइन, फॉर्मेट कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं है, जो मर्जी यूज करो. शेयर द वेबसाइट एड्रेस ऑन ऑल सोशल मीडिया पोस्ट. ये आप नहीं कर सकते थे. आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जो वेबसाइट के एड्रेसेस हैं उनको शेयर कर रहे हो एंड स्टोरीज टैग कर रहे हो 30 ट्रेडर्स के साथ. कैप्शन यूज कर रहे हो इजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विसेज. ये क्या हो रहा है? ये तो आप पब्लिसिटी कर रहे हो डायरेक्ट. नॉट परमिटेड एट ऑल. गाइडलाइंस का वायोलेशन किया है आपने. आप अपनी वेबसाइट पर सोशल नेटवर्किंग जो पेजेस हैं उनका लिंक दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के अंदर वेबसाइट एड्रेस मेंशन कर रहे हो और जो लोकल कम्युनिटी के ट्रेडर्स हैं उनको टैग कर रहे हो, डायरेक्टली टैगिंग कर रहे हो आप, और एक कैप्शन यूज कर रहे हो इजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विसेज. ये परमिटेड नहीं है. बिसाइड्स, आपने एक डिजिटल मार्केटर को 5% कमीशन देने की भी बात की फॉर ईच सर्विस प्रोक्योर्ड थ्रू हिम. यहां पर क्लॉज 2 भी अट्रैक्ट हो जाएगा. क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. क्लॉज 6 तो आ ही रहा है, साथ में क्लॉज 2 भी अट्रैक्ट हो जाएगा कि आप जो सर्विसेज आप एक डिजिटल मार्केटर के थ्रू सिक्योर कर रहे हैं, आप उस पर उसको 5% की कमीशन दे रहे हैं. शेयरिंग प्रॉफिट्स विद अदर्स. क्लॉज 2 के अंदर आप अपने प्रॉफिट्स की शेयरिंग कर सकते हैं, रिसीट्स की शेयरिंग कर सकते हैं विद अ पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, मेंबर ऑफ आईसीआई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, या फिर द पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन या मेंबरशिप एज पर रेगुलेशन नंबर 53A. और ये डिजिटल मार्केटर कहीं कवर नहीं होता. तो डेफिनेटली क्या मिस्टर ए गिल्टी होंगे? जी हां, मिस्टर ए विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. अच्छा, एक चीज और कि जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपकी बुक में हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो. ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने
स्टडी मटेरियल में नया डाला है, तो मैंने अपने कंटेंट में इंक्लूड कर लिया है इसको। और आपके पास हो सकता है बुक अर्लियर एडिशन की हो, तो हो सकता है बुक में ये क्वेश्चन ना हो, और हो तो कहीं आगे पीछे हो। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जिस सीक्वेंस में मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में ही बिल्कुल आपको क्रैमिंग करनी है। आपको क्वेश्चन को समझना है, उनके आंसर्स को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्वेश्चंस आपको एक दो आगे पीछे मिल जाएंगे, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में ना भी हो। तो ये क्वेश्चन मैंने रेफरेंस दे रखे हैं कि ये क्वेश्चन कहां कहां से मैंने लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2003 के एग्जाम का क्वेश्चन है, कैन अ प्रैक्टिसिंग सीए बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? मिस्टर Jed, a chartered accountant, wrote several letters to government departments pointing out seniority of his firm, sending his life sketch, stating that he had a glorious record of service to the country as well as to the organization of accountancy profession with a view to get the audit work. Solicitation of client or professional work by any advertisement, circular, personal communication, advertisement or by any other means, एक लेटर लिखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि आपकी फर्म 25 साल पुरानी है, अपने लाइफ स्केच के बारे में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना, आपका ग्लोरियस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस टू द कंट्री एज वेल एज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन को लिखना। दिस इज ए solicitation of professional work, and hence the member is guilty of professional misconduct under clause 6 part 1 of schedule 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और मई 2005 में एग्जाम में भी आया हुआ है। Messrs XYZ, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की इन द नेम ऑफ xyzindia.com। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, XYZ मिलता जुलता नाम है। वेबसाइट बिसाइड्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द फर्म एंड बायोडाटा ऑफ द पार्टनर, ये तो दे ही सकते हो। कंटेन्स द फोटोग्राफ ऑफ ऑल द पार्टनर, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ्स आर परमिटेड। तो यदि फोटोग्राफ्स पासपोर्ट स्टाइल की हैं देन इट इज ओके, बायोडाटा ओके, फर्म्स की डिटेल विद इन गाइडलाइंस रहते हुए दी है, इट्स ओके। तो किसी भी तरह का कोई मिसकंडक्ट प्राइमा फेसी तो यहां पर नजर नहीं आ रहा। Messrs XYZ had complied with all the guidelines and there does not appear any violation of Chartered Accountant Act and its regulations. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको सोलिसिटेशन की गाइडलाइंस के साथ ही कवर अप करा दिया था कि एक पर्सन ने अपनी एक बुक पब्लिश कराई और उस बुक में उसने अपनी एसोसिएशन बताई विद अ फर्म। तो इसका आंसर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है कि ये मिसकंडक्ट है। मैं भी कह रहा हूं ये मिसकंडक्ट है, बट इंस्टीट्यूट के आंसर में जो रीजन है मैं अपना रीजन अलग दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि फर्म का नाम दिया गया है, मैं कह रहा हूं उन्होंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया है, इसके बेस पर फर्म का नाम दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज पर द न्यू गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2006 का क्वेश्चन है। XYZ एंड एसोसिएट एक फर्म है, इसमें 5 पार्टनर है। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई xyzassociates.com, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेबसाइट में एक लिंक दिया ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का। इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन वेयर एक्स अ पार्टनर ऑफ फर्म इज करंटली द वाइस प्रेसिडेंट। जब मैंने आपको वेबसाइट की गाइडलाइंस कराई थी उसी टाइम पर ये एग्जाम्पल भी दिया था। मैं वो गाइडलाइन फिर दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। गाइडलाइन नंबर 17, the website may provide a link to the website of ICAI, its regional councils and the branches,
एंड द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे आपने गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आपने लिंक दे दिया, ओके। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लिंक दे दिया। रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपने सेबी का, आरबीआई का लिंक दे दिया, और अदर प्रोफेशनल बॉडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का लिंक दे दिया, दैट्स ओके। लेकिन गिविंग द लिंक ऑफ ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नो, ये गाइडलाइंस की वायोलेशन है एंड हेंस इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का है, मई 6 के एग्जाम में आया, अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर में आया एंड जनवरी 21 के ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन है, मेसर्स LMN, a firm of chartered accountant, responded to a tender from a state government for computerization of land revenue record. क्या लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एक्सक्लूसिव एरिया में फॉल करता है? नो, इट इज अ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया। तो क्या नॉन एक्सक्लूसिव एरिया के टेंडर्स को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है? जिसका जवाब है हां, किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। इस पर्पस के लिए उसने 50,000 रुपीज की अर्नेस्ट मनी को भी डिपॉजिट कराया है एज पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ द टेंडर। या ये परमिटेड है? यस, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी परमिटेड है, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार उन गाइडलाइंस को फिर दोबारा से रिवाइज करा दूं। Responding to tenders, advertisements and circular, it is not prohibited to the members to respond to tenders and the requests made by the users of professional work. This is however subject to the conditions that may be issued by the council from time to time. और कंडीशन क्या थी? Member of the institute in practice shall not respond to any tender issued by any organization or user of professional services in areas which are exclusively reserved for chartered accountant. However, ये restriction applicable नहीं होगी where minimum fees of the assignment is prescribed in the tender document itself or where the areas are open to other professionals along with the chartered accountants. That means non-exclusive area. Minimum fees for this purpose should be such that it commensurate with the size, value, volume, manpower requirement and nature of work. Now, अब इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पॉइंट भी रिवाइज करा देता हूं। EMD और सिक्योरिटी डिपॉजिट, the council is of the view that while interference with the practices that is prevailing for requirement of earnest money deposit or deposit is not required. However, यदि कंप्लेंट्स आती है या exorbitant EMD डिमांड की जाती है, then ethical standard board may look into the matter on case to case basis. तो उस केस में जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, उस क्वेश्चन में 50,000 रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की डिमांड की गई थी और जो वर्क था वो एक नॉन एक्सक्लूसिव एरिया का था। तो क्या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई जा सकती है? कराई जा सकती है। क्या कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसमें बेशक मिनिमम फीस भी प्रिस्क्राइब ना हो इस टेंडर में, क्या उस टेंडर को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है? किया जा सकता है। कहीं किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट एज सच नजर नहीं आ रहा। नो मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2007 का है और मई 18 और मई 19 की आरटीपी में भी आया हुआ है। अ सीए इन प्रैक्टिस क्रिएटेड हिज ओन वेबसाइट, बना सकता है, फ्री है, इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई कलर कॉम्बिनेशन का यूज प्रोहिबिटेड नहीं है,
सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द वेबसाइट थ्रू ईमेल। यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है। आप वेबसाइट की किसी भी इंफॉर्मेशन को बाय एनी मींस, बाय एनी एडवर्टीजमेंट, ईमेल सर्कुलेट नहीं करा सकते। चलो एक बार फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। जब आप एक एक क्वेश्चन के साथ इन गाइडलाइंस को बार बार पढ़ोगे, देन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हां ये पॉइंट सब आपको याद हो जाएंगे। The chartered accountants or chartered accountant firms would be free to create their own website. First point. तो एक सीए या सीए फर्म अपनी वेबसाइट फ्रीली क्रिएट करा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज सच प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। नंबर 2, वेबसाइट शुड रन ऑन पुल मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट ऑन पुश मॉडल। ये तो खैर इस क्वेश्चन में नहीं था, इस क्वेश्चन में इसकी बात की गई थी एंड इस पॉइंट की बात की गई थी। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द वेबसाइट बी सर्कुलेटेड ऑन देयर ओन और थ्रू ईमेल और बाय एनी अदर मोड और टेक्निक एक्सेप्ट ऑन अ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर आपने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को ईमेल के थ्रू सर्कुलेट किया है। रिजल्ट, दिस इज वायोलेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द वेबसाइट and hence it amounts to a solicitation under clause 6 part 1 of schedule 1. Next question, नवंबर 20 की आरटीपी में आया हुआ है। Mr. S and Mr. M are two partners of the CA firm SM and Company. Being very pious, S organized a religious ceremony at his home for which he instructed his printing agent to add his designation chartered accountant with his name in the invitation cards. गाइडलाइंस में पढ़ा हुआ है कि ग्रीटिंग्स कार्ड्स में, इनविटेशन फॉर मैरिजेस में या लेटर्स फॉर मेंशनिंग चेंज इन एड्रेस में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशंस यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन आर बीइंग सेंट टू family members, relatives and friends and clients of concerned member. Later on, invitations were distributed to all the relatives, close friends and clients of both the partner. ये मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको जब मैंने गाइडलाइंस कराई थी। ये मिस्टर एस अपने क्लाइंट्स को देता तो ठीक था, इसने अपने पार्टनर के क्लाइंट को भी दे दिया, यहां पर मिसकंडक्ट आ गया। चलो एक बार फिर वापस गाइडलाइंस को पढ़ते हैं। इस पे इंपॉर्टेंट भी मैंने मार्क करा रखा है आपको। इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशंस। अ मेंबर इज परमिटेड टू यूज द डेजिग्नेशन chartered accountant as well as name of firm in greeting cards, invitation for marriage and religious ceremonies, any invitation for opening or inauguration of office, any letter regarding change in partner office premise or telephone number, provided these are sent only to client, relatives and friends of concerned partner, not to अदर पार्टनर। जो कंसर्न मेंबर है सिर्फ उसके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, क्लाइंट्स को आप भेज रहे हैं, वो मेंबर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्लाइंट्स को भेजे, अपने पार्टनर के क्लाइंट्स को ना भेजे। तो इस क्वेश्चन में जो हम डिस्कस कर रहे थे यही चीज हुई कि इसने अपने पार्टनर्स के क्लाइंट को ये चीजें भेजी हैं। रिजल्ट, इन द प्रेजेंट केस invitations are given to relatives, close friends and clients of partner also, and hence misconduct arise on part of Mr. S. Next question है हमारा, Mr. X, a CA in practice, provide part-time tutorship under the coaching organization of the institute. On 30th June 2020, he was awarded Best Faculty of the Year as gratitude from the institute. Later on, he posted his framed photograph on his website, wherein he was receiving the said award from the institute.
आप वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की ऐसी वेबसाइट पर एक पासपोर्ट स्टाइल फोटो वो लगाई जा सकती है, बट किसी भी तरह की ऐसी फोटोग्राफ जिसमें उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, कोई अवार्ड दिया जा रहा है, ऐसी फोटोग्राफ का यूज अलाउड नहीं है। एक सिंपल एक लाइन में गाइडलाइंस में ये बात लिखी गई है। पॉइंट नंबर 6, डिस्प्ले ऑफ passport size photograph is permitted. Display of passport size photograph, passport style photograph is permitted. So कोई फ्रेम्ड फोटोग्राफ जिसमें एक पर्सन अवार्ड रिसीव कर रहा है उसको वेबसाइट पर देना, दैट इज नॉट परमिटेड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2018 के मॉक टेस्ट पेपर का। कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अ स्पेशल नोटिस हैज बीन इशूड फॉर ए रेजोल्यूशन एट 6th AGM of F Limited providing expressly that CAS shall not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, CAS submitted a representation in writing to the company as provided under section 140 subsection 4 clause 3 of Companies Act 2013. In the representation, CAS incorporate his independent working as a professional throughout the term of office. कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने सही बात लिखी है कि मैंने throughout the term of my work independently काम किया है, and indicate his willingness to continue as an auditor if reappointed by the shareholders of the company. Absolutely correct, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। तो इसने अपने रिप्रेजेंटेशन के राइट को डिग्निफाइड मैनर में यूज किया है। इसने रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसके कारण हम ये कह सकें कि इस रिप्रेजेंटेशन में ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जस्ट टू सिक्योर द नीडलेस पब्लिसिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने गाइडलाइंस में पढ़ा भी था, मैं एक बार फिर आपको वो गाइडलाइन रिवाइज करा दूं। दैट इज स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Representation should not be used to secure needless publicity and soliciting for his continuance as an auditor. However, it may set out in a dignified manner how he has been acting independently through his term of office and his willingness to continue as an auditor if reappointed by the shareholder. कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, and hence the person will not be considered as guilty of professional misconduct. There is no misconduct on part of CAS as guidelines issued under clause 6 of part 1 of the first schedule allow a CA in practice to make the representation under section 140 subsection 4 which is not used by the auditor to secure the needless publicity. Next question. CAN in practice started project consultancy work as a part of his practice and to advance the same, इसको promote करने के लिए he sent mail to all the chartered accountants in the country informing them of its services and for securing professional work. क्लॉज 6 की दो एक्सेप्शन थी स्टार्टिंग में ही, securing work from another member in practice और responding to tender। तो यहां पर कोई भी मिसकंडक्ट नहीं है बिकॉज मिस्टर एन प्रैक्टाइजिंग मेंबर है और वो वर्क सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है किससे? ओनली फ्रॉम अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसमें किसी भी तरह की कोई वायोलेशन नहीं है, ये सॉलिसिटेशन फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज परमिटेड, देयर इज नो मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 20 की आरटीपी का है। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्डेड टू अ टेंडर
issued exclusively for chartered accountants by an organization in the area of tax audit. However, no minimum fees was prescribed in the tender document. अभी मैंने आपको टेंडर्स की गाइडलाइंस पढ़ाई और उसके अंदर क्लियर था कि यदि टेंडर एक्सक्लूसिव एरिया को बिलोंग करता है देन अ मेंबर इन प्रैक्टिस में respond to that tender but subject to the condition that minimum fees is prescribed in the tender document itself. But in this case no minimum fees is prescribed and hence इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करना सोलिसिटेशन माना जाएगा ऑफ प्रोफेशनल वर्क एंड ए वायोलेशन ऑफ क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1 एंड हेंस इट अमाउंट्स टू अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. LMN and associates shall be guilty of professional misconduct as responding to tenders in exclusive area in which minimum fees is not prescribed amounts to solicitation of work. Next question, May 20 की RTP में और स्टडी मटेरियल के अंदर है. XYZ अ फर्म इन प्रैक्टिस, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई. Members are free to create their own website. ये लाइन हमने आज भी रिवाइज की. Color chosen for the website was a very bright green color. There is no standard format. आप जिस मर्जी फॉर्मेट में वेबसाइट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. वेबसाइट was run on a push technology. यहां पर प्रॉब्लम है, वेबसाइट should run only a pull model of technology, not on push. यहां पर मिसकंडक्ट आ चुका है. Where the name of the partners of the firm and major clients were to be displayed. On the website without any disclosure obligation from any regulator. तो ये पॉइंट मैं आपको फिर रीड करा देता हूं. क्या वेबसाइट पर क्लाइंट्स के नाम और उनसे जो फीस चार्ज की जा रही है, क्या वो आप वेबसाइट पर दे सकते हैं? इसका प्रोविजन है, नहीं दे सकते. Only when it is being required by a regulator ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं. Name of the clients and fees charged cannot be given on the website. However, disclosure of name of clients and or fees charged on the website is permissible only when it is required by a regulator, whether or not constituted under a statute in India or outside India, provided this disclosure is only to the extent of requirement of that regulator and is made only till such period that member work under the purview of such regulator. And यदि ऐसा कोई डिस्क्लोजर दिया जाता है तो मेंबर को ये इंश्योर करना है कि ये वेबसाइट पर इन इटैलिक्स में दिया जाए और उसके नीचे एक डिस्क्लोजर दिया जाए कि ये जो डिस्क्लोजर दिया जा रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर का नाम, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, किस ज्यूरिसडिक्शन में वो रेगुलेटर काम करता है, मींस एरिया, कंट्री, लोकेशन, कहां पर उस रेगुलेटर की ज्यूरिसडिक्शन है, एंड कंसर्न रेगुलेशन रूल और डायरेक्टिव नंबर, वाइड रूल डायरेक्टिव नंबर एटसेट्रा. तो इस केस में फॉर्मेट पर हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कलर पर हमें कोई दिक्कत नहीं थी. हमें प्रॉब्लम है किस पर? आपके एक पुश टेक्नोलॉजी पर, और नंबर 2 आपने क्लाइंट्स की डिटेल दी है व्हेन इट इज नॉट बीन रिक्वायर्ड बाय एनी रेगुलेटर. तो पर्सन मिसकंडक्ट का दोषी है. फर्म वुड बी लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टडी मटेरियल का है और नवंबर 9 के एग्जाम का है. An advertisement was published in a newspaper containing the photograph of Mr. X, a member of the institute, wherein he was congratulated on the occasion of opening ceremony of his office. आपकी ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी की फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है. Any advertisement, circular, personal communication, interview or by any other means, it amounts to solicitation. So, किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट और अदर मीन्स जो सोलिसिटेशन की फॉर्म में जाता है वो क्लॉज 6 की वायोलेशन है एंड हेंस द पर्सन इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. क्लॉज 6 के जनरल प्रोविजंस के ऊपर ये पर्सन गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का. एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर अमाउंट टू सोलिसिटेशन. नेक्स्ट वन नवंबर 2009 के एग्जाम का क्वेश्चन है एज वेल एज स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है.
Mr. X, a chartered accountant and the proprietor of X and Company, he wrote several letters to the Assistant Registrar of Cooperative Societies stating that though his firm was on the panel of auditor, ठीक है, आप पैनल पर हैं, लेकिन no work was allotted to the firm and requested him to look into this matter. ये तो आप डायरेक्टली काम मांग रहे हो, नो, this clearly a solicitation and hence the member will be considered as guilty of प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2010 का है। कमेंट विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, PQR एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और फर्म के लेटर हेड पर लिखा है विजिट आवर वेबसाइट। ये तो सॉलिसिटेशन हो गया, ये वर्ड यूज नहीं किए जा सकते थे। इन द वेबसाइट नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट क्लाइंट एंड फीस चार्ज, यहां पर भी प्रॉब्लम है। If required by regulator then it is okay, otherwise it is not okay। तो ये तो रेगुलेटर वाला तो पॉइंट कराया। विजिट आवर वेबसाइट वाला पॉइंट एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूं। पॉइंट नंबर 4, soliciting the people to visit the website by means of any circular or any other advertisement or any other material of any kind whatsoever is not permitted। आप वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं प्रोफेशनल स्टेशनरीज पर और ईमेल में, लेकिन इस तरह की सॉलिसिटेशन की हमारी वेबसाइट को विजिट करे वो चीज परमिटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मिसकंडक्ट आ गया किसका? विजिट आवर वेबसाइट का, क्लाइंट एंड फीस चार्ज का। क्लाइंट एंड फीस चार्ज मिसकंडक्ट नहीं होगा इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी रेगुलेटर, बट क्वेश्चन इज साइलेंट। आप अपनी एजम्पशन पर आंसर दे सकते हैं, और क्योंकि इन जनरल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट किसी रेगुलेटर की अभी तो है नहीं, एट प्रेजेंट तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो व्हेन इट इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड तो क्लाइंट्स का नाम और उनसे क्या फीस चार्ज की जा रही है वेबसाइट पर देना, इट अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट। Next question. Mr. Sodi, a chartered accountant in practice, proposed to be removed as the auditor of a company, makes unsubstantiated and derogatory remarks against the management of the company in the representation under section 140। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 की रिप्रेजेंटेशन अभी रीड की, और उसमें मेंशन है कि यदि रिप्रेजेंटेशन को आप एक डिग्निफाइड मैनर में दे रहे हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग नीडलेस पब्लिसिटी, देन इट विल नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सॉलिसिटेशन एंड ए वायोलेशन ऑफ क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1। In this case, clearly it is mentioned that the chartered accountant makes substantiated and derogatory remarks against the management of the company, and hence it seems to be a case of solicitation and the person will be considered as guilty of professional misconduct। Next question May 11 and November 17 के एग्जाम में आया हुआ है। असीए फर्म मैसर्स जीएसटी एंड एसोसिएट, उन्होंने एक लेटर लिखी जीएसटी काउंसिल को, स्टेटिंग दैट फर्म में 2 पार्टनर हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है इन जीएसटी लॉ, and ask the council to include their name in the panel whenever formed, जब भी ये पैनल बनेगा। अब आ जाते हैं एम्पैनलमेंट की गाइडलाइंस पर। A panel where exists a member is free to apply to get their name included in the panel, however to make roaming inquiry as to existence of panel is not permitted। तो यहां पर तो वही हो रहा है, पैनल जब बनेगा मेरा नाम इंक्लूड कर लेना,
नो, ये सोलिसिटेशन है, पैनल होता, आप अप्लाई करते, देन इट इज ओके। एक बार वो गाइडलाइंस भी रिवाइज करा दूं। अब इन गाइडलाइंस को देखो, बार बार पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक ये पॉइंट्स आपको रिवाइज हो जाएंगे और माइंड में रिटेन भी हो जाएंगे। एम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट और प्रोफेशनल वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस where a panel of chartered accountant exists, a member is free to request to place his name on the panel. Roving inquiries for existence of such panel is not permitted. इस क्वेश्चन में इन्हीं 2 पॉइंट्स का रेफरेंस देकर हम इस पर्सन को मिसकंडक्ट का गिल्टी बनाएंगे। 2 पॉइंट और है, ये भी रिवाइज करा देता हूं। इट इज परमिसिबल, यदि इस पैनल, जो ऑर्गेनाइजेशन इस पैनल को मेंटेन करती है, वो आपसे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की फीस पूछती है कि आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे, तो मेंबर फ्री है, वो फीस क्योट कर सकता है टू द ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन सच पैनल। हाउएवर, टू प्रोवाइड प्रिंटेड और जेरोक्स कॉपी ऑफ स्केल ऑफ फीस इन रिस्पॉन्स टू सच इंक्वायरीज, ये परमिटेड नहीं। चलो, इस क्वेश्चन में तो इनकी बात ही नहीं की गई थी। बात जो की गई थी रोविंग इंक्वायरी की गई थी, तो रोविंग इंक्वायरी एज सच परमिटेड नहीं है, तो इस केस में ये मेंबर गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। द मेंबर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एज ही सोलिसिटेड द प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय इंक्वायरिंग अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द पैनल। अच्छा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के बेस पर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके आंसर में थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, एज ही इंक्वायर अबाउट द जीएसटी काउंसिल, एज ही इंक्वायर टू द जीएसटी काउंसिल। आंसर विल, जो मेन आंसर है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2012 का क्वेश्चन है। एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट अ लेटर टू अनदर फर्म। एक सीए फर्म ने, एक प्रैक्टिसिंग सीए ने दूसरी सीए फर्म को लेटर भेजी, क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी ए पायनियर इन लाइजनिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, इट्स अलाइड डिपार्टमेंट, वेरियस गवर्नमेंट क्लियरेंसेस जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, और अपने क्लाइंट की डिटेल और स्टाफ की डिटेल भी सारी भेज दी। अ मेंबर इज फ्री टू make request to another practicing member. However, इस तरह की डिटेल्स देना, अपनी सीनियरिटी के बारे में बताना, अपने एक्सपोजर्स के बारे में बताना, अपनी अटेनमेंट्स के बारे में बताना, अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट्स करना, ये चीज अलाउड नहीं है। गाइडलाइंस में एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, सीकिंग फ्रॉम प्रोफेशनल कुलीग्स, issue of an advertisement or a circular seeking work from professional colleagues on any basis whatsoever except as provided above would be in violation of this clause. तो except as provided above means ये जो सारे तरीके बताए गए हैं, इनमें इन तरीकों से कर रहे हो, लिमिट में रहकर कर रहे हो, विदाउट अनड्यू पब्लिसिटी कर रहे हो, विदाउट शेयरिंग प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कर रहे हो, देन इट इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओके। सो इस क्वेश्चन में मिस्टर एम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2013 में 4 मार्क्स का आया है। मिस्टर ऑनेस्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, रॉट 2 letters to Messrs XY Chartered Accountant, a firm of chartered accountants, requesting them to allot him some professional work. दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिखी है, ठीक है। As he did not have a significant practice or client, उसने ABC, a firm of chartered accountant को भी लेटर लिखी for securing professional work.
इसमें उसने कुछ हाईलाइट तो नहीं किया ना कि मेरी सीनियरिटी है, मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरे ये क्लाइंट है। जनरल लेटर लिख रहा है, इट्स ओके। मिस्टर क्लेवर, अनदर सीए informed ICAI regarding Mr. Honest approach to secure the professional work। क्या मिस्टर ऑनेस्ट रॉन्ग है? नो, वो ठीक है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है मिस्टर ऑनेस्ट का। मिस्टर ऑनेस्ट इज नॉट रॉन्ग इन soliciting the professional work from another CA and hence there is no professional misconduct। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 में न्यू सिलेबस के एग्जाम का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफिस ऑफ CA Young, his friend Old introduced to Young his friend and client Mr. Rich, owner of an export house, whose accounts had been audited by Old for more than 15 years। आफ्टर फ्यू डेज मिस्टर रिच ने यंग को अप्रोच किया और उसको एक सर्टिफिकेशन वर्क ऑफर किया जो पहले सीए ओल्ड करता था। सीए यंग ने यह काम किया एट अ फी जो ओल्ड चार्ज करता था। अंडर कटिंग ऑफ फीस का केस नहीं है, जितनी फीस ओल्ड लेता था उतनी यंग ने भी चार्ज की है। कमेंट, क्या यंग का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? ध्यान हो यदि आपको, तो जब मैंने आपको गाइडलाइंस कराई थी तो यही सेम एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलो अब वापस उस गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। काफी सारी गाइडलाइंस मुझे लगता है रिवाइज हो चुकी हैं आपकी। अब एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क, एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क emanating from a client introduced by another is not permitted। ओरिजिनल वर्क, तो उस एग्जाम्पल में जो सर्टिफिकेशन वर्क था पहले ओल्ड करता था, अब ये यंग ने किया। किसके लिए? मिस्टर रिच के लिए। मिस्टर रिच और यंग को इंट्रोड्यूस किसने कराया था आपस में? ओल्ड ने। तो क्या यंग को यह काम एक्सेप्ट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। इवन कोई और प्रोफेशनल वर्क उसके पास डायरेक्टली आता, देन ऑल्सो उसकी ड्यूटी बनती है टू आस्क द क्लाइंट दैट ही शुड कम थ्रू द अदर मेंबर डीलिंग जनरली विद द ओरिजिनल वर्क। तो इस केस में क्या यंग गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? जी हां। एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क एमिनेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय अनदर मेंबर इज नॉट परमिटेड and hence Mr. Young will be deemed guilty of professional misconduct under clause 6 part 1 of first schedule। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 19 का। A special notice has been issued for a resolution at third AGM providing expressly that CA Anup shall not be reappointed as an auditor of the company। Consequently, CA Anup ने representation दी in writing to the company with the request to circulate to the members। कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक, रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इसके कर चुका हूं मैं। In the detailed representation, CA Anup ने अपने contributions in strengthening the control procedures of the company during his association with the company बताई and also indicated his willingness to continue as an auditor if reappointed by the shareholder of the company बताया। सब कुछ ठीक था, बट एक प्रॉब्लम है। आप यदि ये लिखते कि आपने कितना इंडिपेंडेंटली अपने काम को किया है वो ठीक था, लेकिन ये लिखना कि आपने कंट्रीब्यूट किया है इन स्ट्रेंथनिंग द कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर मैनेजमेंट की नहीं, आपकी जिम्मेदारी थी, या मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसीजर कर ही नहीं पा रही थी, आपने हेल्प की? नहीं, ये तो फिर सॉलिसिटेशन हो गया। कंट्रोल प्रोसीजर्स की डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज नॉट द ऑडिटर। और यदि ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज में रहते हुए इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस को मैनेजमेंट को बताया है, इट्स ओके।
लेकिन उन चीजों को हाईलाइट करना गलत है। उन चीजों को हाईलाइट करने का मतलब आप एक प्रेशर बिल्टअप करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट पर कि वो मैनेजमेंट आपको ये काम दे, आपको कंटिन्यू करे। सो इट अमाउंट्स टू इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन एंड हेंस द कंसर्न्ड पर्सन मिस्टर अनूप will be deemed guilty of professional misconduct. CA Anup will be guilty of professional misconduct under clause 6 part 1 of first schedule as including the contributions made by him in strengthening the control procedures of the company amounts to solicitation of work which is not as such permitted. Next one, नवंबर 20 का क्वेश्चन है ओल्ड सिलेबस का। बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लो क्लॉज 6 के ऊपर, और एग्जाम के क्वेश्चन है न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल। क्वेश्चंस ये यदि आपकी बुक से मैच ना कर रहे हो तो मैंने एक सप्लीमेंट्री मॉड्यूल डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पर भी, और ये चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर जो मई 2021 के अमेंडमेंट सेक्शन है हमारी वेबसाइट पर altclasses.in, उसके नॉलेज पोर्टल में altclasses.in के नॉलेज पोर्टल में अमेंडमेंट सेक्शन के अंदर मई 2021 की अमेंडमेंट्स में आपको सप्लीमेंट्री मॉड्यूल के ये पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। वहां से भी आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हो यदि आपके पास ये वाले नोट्स अवेलेबल नहीं है तो। मेसर्स एबीसी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने एक टेंडर को रिस्पॉन्ड किया। अब टेंडर 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। टेंडर किसने इशू किया? स्टेट गवर्नमेंट ने, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी ऑडिटर वेयर इन नो मिनिमम फीस वाज प्रिस्क्राइब्ड। फॉर दिस पर्पस फर्म ने 50,000 रुपए का अर्नेस्ट डिपॉजिट भी जमा कराया है एज पर द टर्म्स ऑफ टेंडर। कमेंट ऑन द अबव with reference to Chartered Accountant Act 1949, Code of Ethics and Schedules. Now, GST ऑडिट क्या एक्सक्लूसिव एरिया में फॉल करता है? क्वेश्चन ने नहीं बताया कि टेंडर में लिखा था कि ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन अप्लाई, बट मैंने आपको यदि ध्यान हो तो जब मैं एम्पैनलमेंट करा रहा था तो जीएसटी ऑडिट में बताया भी था कि जीएसटी ऑडिट की एम्पैनलमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सीए और सीडब्ल्यू दोनों को एलिजिबल रखा गया है। तो इसका मतलब ये एरिया क्या है? एक नॉन एक्सक्लूसिव एरिया है। और यदि ये नॉन एक्सक्लूसिव एरिया है तो क्या इस टेंडर को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है इवन व्हेन नो मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी इस नवंबर 20 के एग्जाम्स में सुजेस्टेड आंसर्स अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो मैंने इसको जो लॉ का प्रोविजन है कि जीएसटी ऑडिट एक एक्सक्लूसिव एरिया नहीं है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हेंस नॉन एक्सक्लूसिव एरिया कंसीडर करके मिनिमम फीस की रिक्वायरमेंट नहीं थी और इस पर्सन को गिल्टी नहीं माना है और अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट एज सच परमिटेड है। क्लॉज 6 allow a practicing CA to respond to tenders. As per the guideline, if a matter relates to any non-exclusive area, member can respond and permitted to pay reasonable amount towards EMD earnest money deposit. Since GST audit does not fall within the exclusive area, ABC can respond as well as deposit and shall not have committed any professional misconduct. नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 20 में न्यू सिलेबस में आया है। मिस्टर विनीत, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई। अ मेंबर इज फ्री टू क्रिएट एंड डेवलप देयर ओन वेबसाइट इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब्ड एंड हाईलाइटेड द कंटेंट्स इन पर्पल कलर, नो रेस्ट्रिक्शन एज टू यूज ऑफ एनी कलर। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वेबसाइट डिस्प्लेड द नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलॉन्ग विद द नेम ऑफ क्लाइंट्स, प्रॉब्लम है। विदाउट एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द रेगुलेटर,
जब किसी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो क्लाइंट के नाम क्यों दे दिए? ये मैं ऑलरेडी आपको 2 बार रिवाइज करा चुका हूं, अब दोबारा मुझे लगता है रिवाइज कराने की जरूरत नहीं, याद हो गया होगा। इन इटैलिक्स आप अपनी वेबसाइट पर नाम दे सकते हैं व्हेन इट इज रिक्वायर्ड अंडर एनी डायरेक्टिव और रूल और रेगुलेशन ऑफ एनी रेगुलेटर अलोंग विद द डिस्क्लोजर, जहां पर आप रेगुलेटर का नाम और उसकी ज्यूरिस्डिक्शन और कंसर्न रूल डायरेक्टिव का नंबर भी बताते हैं। बट यहां तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। He also circulated the information contained in the website through email. ये भी चीज परमिटेड नहीं है, इसके भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। However, he did not intimate his website address to the institute. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट को अपने वेबसाइट एड्रेस की इंटीमेशन करनी है। अर्लियर देयर वाज ए प्रोविजन, जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें प्रोविजन था कि जब आप एनुअल फीस पे करते हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू इंटीमेट, बट रिवाइज गाइडलाइंस में इंटीमेशन का एज सच कोई पॉइंट नहीं है। सो मिस्टर विनीत गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल as name of clients are displayed on the website without any requirement of regulator and website information is circulated through the email. This is all about the questions on clause number 6, council guidelines on solicitation and council guidelines on website. तो इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको करा दिया है। अब आपको एक बार फिर दोबारा से क्लॉज 6, उसकी सॉलिसिटेशन गाइडलाइंस, उसकी वेबसाइट गाइडलाइंस और इनके क्वेश्चंस की रिवीजन जरूर से जरूर करनी चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स वो टॉपिक है जिसको आपको इतना स्ट्रांग बनाना है कि 20 में से 20 मार्क्स आपको मिले इस टॉपिक के, और बाद में मींस जब आप पूरे सिलेबस की रिवीजन करते हैं और एग्जाम टाइम पर रिवीजन करते हैं तो इसको रिवाइज करने में, इस टॉपिक को रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा समय ना लगे, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर क्लॉज 6, और नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे क्लॉज 7-8 के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।